नमस्कार। टाइम एंड एकेडमी 245 के इस नए डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है सभी का। हम्म, आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही बुनियादी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के परिचय की, मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हाँ, और हमारे जो आज के स्रोत हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो जीव विज्ञान है, वो सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे इस ग्रह का कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। नमस्कार। अ, नमस्कार। टाइम एंड एकेडमी 245 के इस नए डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है सभी का। हम्म, आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही बुनियादी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के परिचय की, मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हाँ, और हमारे जो आज के स्रोत हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो जीव विज्ञान है, वो सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे इस ग्रह का कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। बिल्कुल, एक ऑपरेटिंग मैनुअल। और डायमंड एकेडमी पर हमारा जो मिशन है, वो केवल तथ्यों को रटना नहीं है, सही कहा। बल्कि हम जीवन के इन रहस्यों को डिकोड करेंगे। मतलब जीवन असल में है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और कैसे एक छोटी सी सूक्ष्म कोशिका से लेकर पूरी दुनिया का पर्यावरण आपस में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोच कर देखिए कि एक चट्टान और एक कछुए के बीच आखिर वैज्ञानिक अंतर क्या है। अच्छा सवाल है। मतलब दोनों एक ही पर्यावरण में मौजूद है, दोनों पर भौतिकी के नियम लागू होते हैं, लेकिन एक जो है वो हमेशा के लिए स्थिर है, और दूसरा जो कछुआ है, वो अपने आसपास की दुनिया को समझकर उसके अनुसार काम कर रहा है। बिल्कुल, और इसी अंतर को डिकोड करने की कोशिश इंसान सदियों से कर रहा था। लेकिन विज्ञान की दुनिया में इस प्रकृति को समझने का जो ये सफर है ना, ये काफी बिखरा हुआ था। हाँ, मतलब पहले कोई एक नाम नहीं था इसका। एकदम सही। 19वीं सदी से पहले अगर हम देखें तो जानवरों का अध्ययन मुख्य रूप से शरीर रचना विज्ञान या शिकार के लिए होता था। हम्म हम्म और पौधों का अध्ययन बस दवाइयां या जड़ी बूटियां बनाने के लिए किया जाता था। मतलब उस समय के विज्ञान में कोई ये नहीं सोचता था कि एक पेड़ और एक हिरन में कोई बुनियादी समानता भी हो सकती है। और यहीं पर ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो साल था 1802, जब दो वैज्ञानिक आए। एक थे जीन बाप्टिस्ट लेमार्क और दूसरे गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रिवेरेनस। हाँ, ये नाम एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, लेमार्क और ट्रिवेरेनस। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए। तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस मेरे हिसाब से उन ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स की तरह थे जिन्होंने 1802 में फाइनली इस बिखरे विज्ञान को एक नाम दिया, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायो और लॉजी। राइट। ग्रीक शब्द बायोस, जिसका अर्थ है जीवन, और लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन। तो कुल मिलाकर सजीवों का अध्ययन। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन था। उन्होंने पहली बार प्रकृति को अलग अलग डिब्बों में देखने के बजाय एक एक समग्र रूप में देखा। बिल्कुल, लेकिन नाम तो मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर कैसे करें, मतलब जीवन को परिभाषित कैसे करें। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि केवल ये कह देना कि जो सांस लेता है या चलता फिरता है वो जीवित है, ये तकनीकी रूप से गलत है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव तो ऑक्सीजन के बिना ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। एकदम सही। इसीलिए विज्ञान ने जीवन की 5 प्रमुख विशेषताएं तय की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली शर्त है वृद्धि। यानी ग्रोथ। हाँ, लेकिन ये किसी पहाड़ पर बर्फ जमा होने वाली ग्रोथ नहीं है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के द्वारा। अच्छा, मतलब एक कोशिका टूटकर 2 बनती है और शरीर का आकार बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन इस वृद्धि के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है ना। हाँ, ऊर्जा तो चाहिए ही। तो यहीं से दूसरी शर्त आती है, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। ये शरीर के अंदर चलने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक नेटवर्क है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो मेटाबॉलिज्म के 2 हिस्से होते हैं,
पहला है उपचय यानी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये एनाबॉलिज्म एकदम लेगो के टुकड़ों से घर बनाने जैसा है। मतलब सरल अणुओं को जोड़कर कुछ जटिल बनाना, जैसे मांसपेशियां बनाना। बहुत अच्छा उदाहरण है लेगो वाला। और इसका ठीक उल्टा होता है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। मतलब लेगो के घर को तोड़ना। हाँ, ऊर्जा पाने के लिए उस लेगो घर को तोड़ देना, जैसे श्वसन या रेस्पिरेशन में होता है, जहाँ हम ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालते हैं। तो जब तक ये निर्माण और विध्वंस का चक्र चल रहा है, जीव के पास ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का वो क्या करेगा? वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करने में करेगा, जिससे हमारी तीसरी और चौथी शर्त सामने आती है, गति यानी मूवमेंट और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। लेकिन एक मिनट, गति वाले पॉइंट पर मुझे एक सवाल पूछना है। मतलब एक चीता तो दौड़ सकता है, एक पक्षी उड़ सकता है, लेकिन पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं ना, तो उनमें गति कैसे होती है? देखिए, पौधों में गति स्थान परिवर्तन के रूप में नहीं होती, बल्कि स्थिति में बदलाव के रूप में होती है। जैसे जड़ें पानी की तलाश में जमीन के नीचे जाती हैं, या पत्तियां सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ती हैं। अच्छा, मतलब वो लोकेशन नहीं बदलते, अपना पोस्चर बदलते हैं। एकदम सही। और ये गति उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है। वो प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, इन सब के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर भारत के महान वैज्ञानिक जेसी बोस का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जेसी बोस ने तो कमाल ही कर दिया था। हाँ, मतलब पश्चिमी विज्ञान तो मानने को तैयार ही नहीं था कि पौधों में भी जानवरों जैसी कोई फीलिंग या संवेदनशीलता हो सकती है। तो बोस ने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया। क्रिस्कोग्राफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। राइट। और उन्होंने दिखाया कि जब पौधों को कोई झटका दिया जाता है, तो वो भी दर्द या रिएक्शन देते हैं। तो ये हो गई 4 शर्तें। अब पांचवी और आखिरी विशेषता जो सबसे जरूरी है, वो है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। क्योंकि प्रकृति में हर जीव का एक ही अंतिम लक्ष्य है, अपने जेनेटिक कोड को बचाए रखना। बिल्कुल। और इसमें 2 तरीके होते हैं, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल। अलैंगिक में जीव अपनी हूबहू कॉपी बना लेता है, जो कि बहुत फास्ट होता है। जैसे बैक्टीरिया कुछ ही मिनटों में लाखों बन जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। अगर पर्यावरण में कोई नया वायरस आ गया तो सब एक साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई जेनेटिक विविधता नहीं है। ओहो, तो इसी खतरे से निपटने के लिए प्रकृति ने लैंगिक प्रजनन बनाया। एकदम सही। ये धीमा जरूर है, लेकिन ये जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा करता है, जो कि प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है। ये प्रकृति का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने जीवन क्या है ये तो समझ लिया, लेकिन जीवन के इतने विविध रूप हैं कि इस पूरे विषय को एक साथ पढ़ना तो इंसान के बस की बात नहीं थी। हाँ, इसीलिए इसे बांटना जरूरी था। और यहीं से जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं बनती हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। और अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो अरस्तु को माना जाता है। बिल्कुल, अरस्तु। और मजे की बात यह है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं सदी में हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की किताब लिखी थी। हाँ, बिना किसी माइक्रोस्कोप के उन्होंने लगभग 500 प्रजातियों का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया था। लेकिन अगर अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक बन गए, तो क्या थियोफ्रेस्टस जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वो सिर्फ उनके प्लांट गाय थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थियोफ्रेस्टस का काम बहुत ही मौलिक था। वो अरस्तु के शिष्य जरूर थे, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटारम लिखी। अरस्तु जानवरों के पीछे भाग रहे थे और थियोफ्रेस्टस ने उस शांत दुनिया का अध्ययन किया जो उस समय दवाइयों और भोजन का मुख्य स्रोत थी। मतलब दोनों ने अपने अपने फील्ड में पहली बार एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन शुरू किया था। बिल्कुल, लेकिन ये सब बाहरी रूप से था। अगर हम थोड़ा जूम इन करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं, तो एक पूरी नई दुनिया सामने आती है। और वो दुनिया है कोशिका की, मतलब सेल, जो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और इसकी खोज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिकाएं देखी थी। हाँ, उन्होंने एक लैटिन शब्द इस्तेमाल किया था, सेल्यूला, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। लेकिन जीवित कोशिका की खोज का क्रेडिट जाता है ल्यूवेनहॉक को।
एंटनी वैन ल्यूएनहॉक। उन्होंने तालाब के पानी में और दांतों की खुरचन में पहली बार जीवित बैक्टीरिया देखे थे, जिन्हें उन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा था। अच्छा, यहाँ पर ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है या पीपीएलओ है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पता है? शुतुरमुर्ग का अंडा? हाँ, शुतुरमुर्ग का इतना बड़ा अंडा वास्तव में सिर्फ एक सिंगल सेल है जिसे हम हाथों से पकड़ सकते हैं। ये एग्जाम में अक्सर आता है। और ये भी समझना होगा कि कोशिका कोई खाली डिब्बा नहीं है। इसके अंदर बहुत ही जटिल संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो अगर हम कोशिका को एक पुराने शहर की जगह एक अत्याधुनिक अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर या स्पेसशिप मान लें, हाँ, ये वाला एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। है ना, तो इस सेंटर का जो मेन सर्वर रूम है वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसके पास पूरे शरीर का डीएनए ब्लूप्रिंट है। मतलब वो सारे ऑर्डर्स देता है। राइट। फिर वो ऑर्डर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर के पास, जो कि एक रोबोटिक असेंबली लाइन है। और वहाँ जो छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं वो वर्कर्स की तरह काम करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो प्रोटीन अभी इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है, तो वो जाता है गोल्जिकाई के पास। पैकेजिंग डिपार्टमेंट। हाँ, गोल्जिकाई उस पे बारकोड लगाता है, पैक करता है और सही मंजिल तक भेज देता है। और इस पूरे भारी भरकम कारखाने को चलाने की जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो उस स्पेसशिप का पावर प्लांट है, जो एटीपी के रूप में शुद्ध ऊर्जा बनाता है। क्या बात है। और इसी जटिल सिस्टम को देखकर 19वीं सदी में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का जन्म हुआ। हाँ, 1839 में श्लाइडेन और श्वान ने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, जिन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। बिल्कुल। और इस एक लाइन ने उस समय के सबसे बड़े अंधविश्वास को तोड़ दिया, स्वतः जनन यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब लोग सोचते थे कि कीचड़ से या पसीने वाली कमीज से अपने आप चूहे पैदा हो जाते हैं। हाँ, वैज्ञानिक बाकायदा ये मानते थे कि जीवन सड़े मांस से अचानक जन्म ले सकता है। विर्चो ने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, जीवन की एक अटूट श्रृंखला है। लेकिन मुझे एक बात सोचकर हैरानी होती है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका देख ली थी, फिर श्लाइडन और श्वान को 1839 तक, मतलब लगभग 200 साल क्यों लग गई ये समझने में कि हर चीज कोशिका से बनी है? ये जो देरी थी ना, ये सोच की नहीं बल्कि तकनीक की थी। उस समय के माइक्रोस्कोप्स बहुत साधारण थे, उनमें क्रोमैटिक एबरेशन की समस्या थी, जिससे इमेज बहुत धुंधली और रंग बिरंगी दिखती थी। जब 19वीं सदी में लेंस तकनीक सुधरी, तब जाकर ये सिद्धांत सामने आ पाया। तो तकनीक ने एक बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन माइक्रोस्कोप से बाहर निकलकर अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो एक और भारी कंफ्यूजन था, जीवों का वर्गीकरण। हाँ, जब पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हों तो बिना किसी सिस्टम के उनका अध्ययन करना तो नामुमकिन है। पहले लोग 10-12 शब्दों का एक नाम रखते थे, पौधे की पत्तियों और रंग के आधार पर। बहुपद नामकरण वो बहुत ही अव्यावहारिक था। तो इस अव्यवस्था को सुलझाने के लिए टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान का जन्म हुआ। और इसमें एक इंसान की एंट्री होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय लाइब्रेरियन, कैरोलस लीनियस। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरे नाम की किताब लिखी और उन्होंने द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया। मतलब हर प्रजाति के लिए सिर्फ 2 शब्दों का नाम, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। जैसे हम इंसानों का है ना होमो सेपियंस, होमो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज। बिल्कुल। लेकिन लीनियस ने इसके लिए लैटिन भाषा का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि लैटिन एक मृत भाषा या डेड लैंग्वेज थी। अच्छा। हाँ, इसे आम लोग नहीं बोलते थे, तो समय के साथ इसके शब्दों के अर्थ नहीं बदलते थे। अगर वो अंग्रेजी इस्तेमाल करते तो शायद अलग अलग देशों में कंफ्यूजन हो जाता। लैटिन ने एक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम दे दिया। क्या बात है। मतलब अगर कोई भारतीय और कोई जापानी वैज्ञानिक मैंगीफेरा इंडिका पढ़ रहा है तो दोनों समझ जाएंगे कि आम की बात हो रही है। एकदम सही। और ये नामकरण हमें उनके विकासवादी संबंध भी बताता है। जैसे पैंथेरा लियो शेर है और पैंथेरा टाइग्रिस बाघ है। दोनों का जीनस एक है, मतलब दोनों एक ही पूर्वज से आए हैं। तो
आखिर इन सब का मतलब क्या है? हमने इतिहास पढ़ लिया, कोशिकाएं पढ़ ली, वर्गीकरण समझ लिया, लेकिन आज की दुनिया में ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, जीव विज्ञान का जो दायरा है वो बहुत विशाल है। आज के समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट या एमआरएनए वैक्सीन, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर ही आधारित हैं। और पर्यावरण संरक्षण भी, जलवायु परिवर्तन से कोरल रीफ कैसे नष्ट हो रहे हैं, ये सब इकोलॉजी का ही हिस्सा है। बिल्कुल, और कृषि में भी बढ़ती आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करना बायोलॉजिकल रिसर्च का ही तो कमाल है। और अगर हम भविष्य की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी एक नया ही युग लेकर आ रही है। वैज्ञानिक अब सिर्फ डीएनए को देख नहीं रहे हैं, बल्कि बीमारियों का इलाज सीधे जीन के स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो जीव विज्ञान केवल एग्जाम पास करने का विषय नहीं है। ये इंसानों के अस्तित्व को बचाने का एक सर्वाइवल टूल किट है, जो हमें बीमारियों से लड़ना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सिखाता है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि बायोलॉजी हमारे प्लैनेट का ऑपरेटिंग मैनुअल है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमने जीवन की बुनियादी शर्तों से लेकर कोशिकाओं के काम करने के तरीके और जीवों के वर्गीकरण को बहुत गहराई से समझा। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन खत्म करने से पहले सभी सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर जीव विज्ञान हमारे ग्रह का मैनुअल है और आज हम बायोटेक्नोलॉजी और क्रिस्पर जैसी डीएनए एडिटिंग तकनीक के जरिए इस मैनुअल को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि इसे खुद एडिट या रीराइट करना सीख रहे हैं, तो भविष्य में जब इंसान जीवन का नया कोड खुद लिखने लगेगा, तो क्या हम केवल प्रकृति को समझ रहे होंगे या हम खुद ही प्रकृति बन जाएंगे? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है, जो हमारे भविष्य और हमारे नैतिक दायित्वों दोनों को चुनौती देता है। बिल्कुल। तो इसी सोचने वाली बात के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो जीवन की इस यानी 5 जगत वर्गीकरण पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डायमंड एकेडमी 245 में। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम्स में तो बार बार पूछा ही जाता है, लेकिन असल जिंदगी के लिए भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। जरा सोचिए, हम शीशे में खुद को देखते हैं तो एक ही इंसान दिखाई देता है ना। हम खुद को एक अकेला स्वतंत्र जीव मानते हैं। बिल्कुल, हम सभी को लगता है कि हम बस एक ही बॉडी है। हाँ, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। अगर मैं कहूं कि हम एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर हैं, तो मतलब एक ऐसा विशाल शहर जो करीब 37 लाख करोड़ छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है। 37 ट्रिलियन, ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है ना। और ये जीव हर पल सांस लेते हैं, खाते हैं, आपस में बातें करते हैं, और यहाँ तक कि इस पूरे शहर को जिंदा रखने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और इन्हीं जीवों को हम विज्ञान की भाषा में कोशिका या सेल कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आज का हमारा मिशन है इसी सेल को, जो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसे पूरी तरह से डिकोड करना। हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार विजुअल नोट्स हैं, जिनसे हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया का दरवाजा खोलेंगे। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जैसे ईंटों से एक पूरा घर बनता है, ठीक वैसे ही कैसे इन अदृश्य कोशिकाओं से हर सजीव प्राणी का शरीर बनता है। एकदम सही। लेकिन शुरुआत में एक बड़ा सवाल आता है, जब ये चीजें इतनी छोटी हैं कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देती, तो इंसान को इनके बारे में पता कैसे चला? मतलब हम तो हजारों सालों से धरती पर हैं। हाँ, और मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को लेकर पूरी तरह से अंधे थे। हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कोई स्तर भी मौजूद है। तो फिर ये पर्दा उठा कब? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ा 1665 तक। साल 1665, ये वो साल था जब विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था 1665 में? रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एग्जाम्स के नजरिए से ये नाम बहुत जरूरी है, माइक्रोग्राफिया। हुक ने ऐसा क्या किया था इस किताब में? हुक बहुत ही जिज्ञासु इंसान थे। उन्होंने खुद का एक शुरुआती माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसके नीचे उन्होंने कॉर्क का एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा रखा। एक सेकेंड, यहाँ कॉर्क का मतलब वही है ना जो पेड़ की सूखी हुई छाल होती है, जिसका इस्तेमाल अक्सर पुरानी बोतलों का ढक्कन बनाने के लिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल वही। वो एक मृत लकड़ी होती है। तो जब हुक ने उस पतले टुकड़े को लेंस के नीचे देखा, तो वो हैरान रह गए।
उन्हें वहां लकड़ी का कोई ठोस टुकड़ा नहीं दिखा। तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें छोटे छोटे खाली बक्से या डिब्बे जैसे आकार दिखाई दिए। उनकी बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता होता है। छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारे जालीदार कमरे। मधुमक्खी का छत्ता। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया मानती थी कि हर चीज ठोस है, किसी ने लकड़ी के अंदर ऐसा जालीदार ढांचा देखा होगा। ये तो रॉबर्ट हुक के लिए कितनी बड़ी आहा मोमेंट रही होगी। सच में इसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने इन छोटे कमरों को देखकर एक लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया, सेल्यूला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कोठरी। और मुझे लगता है कि इसी सेल्यूलर शब्द से हमें आज का शब्द मिला है, सेल, है ना? बिल्कुल। उस समय जो भिक्षु मठों में छोटे छोटे कमरों में रहते थे, उन कमरों को भी सेल्यूला कहा जाता था। ये नाम तो बहुत ही सटीक लगता है, छोटे कमरे। लेकिन अगर कॉर्क सूखी हुई लकड़ी है, तो क्या हुक ने वास्तव में जीवन को देखा था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हुक ने जो देखा था वो जीवित कोशिकाएं थी ही नहीं। अच्छा, तो वो क्या था? क्योंकि कॉर्क एक पेड़ की सूखी छाल होती है। अंदर का सारा जीवित तरल पदार्थ बहुत पहले ही सूख चुका था। हुक ने केवल कोशिकाओं की खाली दीवारें देखी थी, उनका बाहरी मृत ढांचा। ओह, तो मतलब उन्होंने सिर्फ एक खाली घर देखा था, घर के अंदर रहने वालों को नहीं। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किस चीज की शुरुआत की। उन्होंने पहली बार ये एहसास कराया कि प्रकृति में बनावट का एक ऐसा स्तर भी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और एक बार जब हमें इन छोटे कमरों के बारे में पता चल गया, तो फिर तो विज्ञान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप बेहतर हुए, हमें पता चला कि ये धरती पर मौजूद सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं का भी अपना एक इवोल्यूशन या विकास है। जीव विज्ञान में इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एग्जाम्स में इन दोनों का अंतर बहुत पूछा जाता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पहले या प्राचीन। ये धरती की सबसे पुरानी और सरल कोशिकाएं हैं। इनमें कोई स्पष्ट न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। मतलब कोई अलग से बाउंड्री नहीं होती इनके अंदर? नहीं, इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल या रसायन है वो बस ऐसे ही कोशिका के अंदर एक साथ तैरता रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया। तो इसे समझने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका किसी बिना दीवारों वाले स्टूडियो अपार्टमेंट या एक बड़े टेंट की तरह है? स्टूडियो अपार्टमेंट, हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब टेंट के अंदर कोई अलग कमरे नहीं है, वहीं आपका बिस्तर लगा है, वहीं किचन है, सब कुछ एक ही खुली जगह में है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वो छोटे कामों के लिए बेहतरीन है, लेकिन विकास का अगला और बड़ा कदम है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और यू का मतलब होता है नया या सत्य, है ना? बिल्कुल। आप यूकैरियोटिक कोशिका को एक लग्जरी घर या एक अत्याधुनिक फैक्ट्री कह सकते हैं। इसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, एक विकसित न्यूक्लियस होता है। तो क्या इसी जटिलता के कारण, मतलब ये अलग अलग कमरों वाले सिस्टम के कारण ही पौधों और जानवरों जैसे बड़े जीवों का निर्माण संभव हो पाया है? 100%। अगर सब कुछ एक ही जगह होगा तो रिएक्शंस टकरा जाएंगे, भारी काम नहीं हो पाएगा। अलग कमरों के कारण ही बड़े बहुकोशिकीय जीव बन पाए। कमाल है। तो चलिए अब इस यूकैरियोटिक सेल यानी इस लग्जरी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर पूरा एग्जाम पैटर्न भी टिका होता है। हाँ, अगर हम बाहर से शुरू करें तो सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये बाहरी सुरक्षा परत है, एक तरह से इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन हमारे नोट्स में एक मॉडल का जिक्र है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसने बताया कि ये झिल्ली ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी एक लचीली और बहने वाली परत है। यहाँ चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। मतलब अगर ये झिल्ली इतनी लचीली और फ्लूइड है, तो ये सुरक्षा कैसे करती है? हमारे नोट्स कहते हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी दिखाती है, यानी चयनात्मक पारगम्यता। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझे कि लिपिड यानी फैट का एक समुद्र है। पानी और फैट आपस में नहीं मिलते, इसलिए ये एक मजबूत बैरियर बन जाता है। अच्छा, तो कोई भी चीज आसानी से आर पार नहीं जा सकती? बिल्कुल। और इस समुद्र में प्रोटीन के टुकड़े तैर रहे होते हैं, जो दरवाजों या कस्टम चेकिंग काउंटर्स की तरह काम करते हैं। तो लिपिड की दीवार हो गई और प्रोटीन हो गए इस एक्सक्लूसिव क्लब के बाउंसर, जो चेक करते हैं कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर रोकना है। एकदम सही। ये बाउंसर बहुत स्मार्ट होते हैं। वे केवल जरूरी पदार्थों को अंदर आने देते हैं। इसी को
चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। अब बाउंसर को पार करके हम फैक्ट्री के बीच में आ गए हैं। यहाँ क्या है? यहाँ है कोशिका का मस्तिष्क यानी न्यूक्लियस या केंद्रक। ये सबसे सुरक्षित तिजोरी है जो पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करती है। और इस तिजोरी के अंदर क्या रखा है? इसके अंदर है डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम्स। डीएनए मतलब वही जो माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचाता है, जो तय करता है कि मेरी आंखों का रंग क्या होगा। बिल्कुल, डीएनए एक ब्लूप्रिंट है। ये पीढ़ियों तक जानकारी ट्रांसफर करता है। तो हमने झिल्ली देख ली, न्यूक्लियस देख लिया। अब इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, वहाँ क्या होता है? वो जगह खाली नहीं है, वहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है, एक गाढ़ा जेली जैसा तरल जहाँ सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और यहीं पर कोशिका के वर्कर्स काम करते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हाँ, पावर हाउस, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। इसी ऊर्जा से शरीर के सारे काम होते हैं। मतलब ये फैक्ट्री का बिजली घर है। और नोट्स में राइबोसोम्स और गोल्जी का भी जिक्र है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और गोल्जी उन्हें पैक करके सही जगह भेजता है। जैसे अमेज़न का वेयर हाउस, राइबोसोम ने सामान बनाया और गोल्जी ने उसे पैक करके डिलीवर कर दिया। बहुत अच्छी तुलना है। हाँ, अभी समझना जरूरी है कि क्या पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका एक जैसी होती हैं? नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और एग्जाम्स में ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। पादप कोशिकाओं में कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिड्स, जिसमें सबसे खास है क्लोरोप्लास्ट, है ना? जी, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बिल्कुल, इसे हम प्रकृति का सोलर पैनल कह सकते हैं। अरे यार, कभी कभी सोचता हूँ कि काश इंसानों में भी ये कुदरत के सोलर पैनल लगे होते, तब हमें खाना पकाने की जरूरत ही नहीं होती। बस धूप में खड़े हो जाते और पेट भर जाता। हाँ, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो पौधों को एक ही जगह मजबूती से खड़ा रहना होता है। इसलिए उनकी कोशिकाओं के बाहर एक कठोर सेल वॉल भी होती है। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल जो उन्हें आंधी तूफान से बचाती है। बिल्कुल, और जानवरों को गतिशीलता के लिए लचीलेपन की जरूरत होती है, इसलिए जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती। रूप और कार्य का ये बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हमें भागना है, शिकार करना है, इसलिए हमारी कोशिकाएं लचीली हैं। सही कहा। और पौधों में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका भी होती है जो पानी स्टोर करती है और टर्गर प्रेशर बनाए रखती है। जंतुओं में ये या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं। टर्गर प्रेशर मतलब वो पानी का गुब्बारा जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो हमने पूरा लेआउट समझ लिया, लेकिन अब एक पहेली आती है, एक अकेली कोशिका से पूरा शरीर कैसे बनता है? इसका जवाब 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। उन्होंने सिद्धांत दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। मतलब एक कोशिका टूटकर दो बनती हैं, 2 से 4। इसे सेल डिवीजन कहते हैं। हाँ, इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। इसमें 1 से 2 एक समान कोशिकाएं बनती हैं। तो जब मेरी लंबाई बढ़ती है या चोट ठीक होती है तो वहाँ माइटोसिस हो रहा होता है। एकदम सही। और दूसरा है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ये केवल जनन या रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अर्धसूत्री मतलब इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। हाँ, ताकि माता और पिता के आधे आधे क्रोमोसोम मिलकर बच्चे में संख्या को सामान्य रख सकें। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसी विभाजन से एक पदानुक्रम बनता है ना। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से पूरा शरीर। बिल्कुल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। सेल डिवीजन ही वो प्रक्रिया है जो जीवन को गुणित करती है। ये तो सच में अद्भुत है कि हमारे हृदय का हर एक हिस्सा इन्हीं सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है जो लगातार अपना काम कर रही हैं। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही रोमांचक यात्रा तय की, रॉबर्ट हुक के साधारण कॉर्क के कमरे से लेकर 1972 के फ्लूइड मोजाइक मॉडल तक। हमने ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, पौधों के सेल्यूलोज कवच और रुडोल्फ विर्चो के सेल डिवीजन को भी समझा। ये कोशिका के भीतर बसे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा थी। अगली बार जब आपके शरीर पर लगी कोई चोट ठीक हो रही हो या किसी पौधे को धूप में हरा भरा होते देखें, तो याद रखिएगा,
कि भीतर कौन सी सेल्यूलर फैक्ट्री काम कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को अपने आसपास महसूस करें। तो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से आती है। हाँ, एक अनब्रोकन चेन। तो अगर हम समय में पीछे, बहुत पीछे जाएं, तो पृथ्वी पर मौजूद वो बिल्कुल पहली ओरिजिनल कोशिका कैसी रही होगी? वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और ये कितनी अद्भुत बात है कि आज हमारे शरीर के अंदर धड़कती हर कोशिका का एक अटूट और सीधा संबंध अरबों साल पहले की उस पहली कोशिका से है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर इंसान का दिल धड़कना कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं होती, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे हमें अपनी इच्छा से सोच समझ कर चलाना पड़े। बाप रे, ये तो बहुत भयानक विचार है ना? मतलब अगर एक पल के लिए भी हमारा ध्यान भटका या हमें नींद आ गई और हम दिल को धड़कने का निर्देश देना भूल गए तो उसी क्षण धड़कन रुक जाएगी। बिल्कुल। और सौभाग्य से मानव शरीर या कह लें किसी भी जटिल जीव के अंदर एक बेहद स्मार्ट ऑटो पायलट मशीनरी पहले से मौजूद है। हाँ, जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारे बिना सोचे भी जीवन के सारे जरूरी काम बस अपने आप होते रहे। एकदम सही। और पता है, वो ऑटो पायलट मशीनरी कोई जादू नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर होने वाला एक बेहद शानदार टीम वर्क का नतीजा है। प्रकृति ने हर काम के लिए एक खास टीम बनाई है और इसी टीम वर्क को डिकोड करने के लिए डायमंड एकेडमी 245 की इस खास और गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। विज्ञान की किताबों में, खासकर कक्षा 6 से 10वीं तक की बायोलॉजी में एक ऐसा विषय है जो परीक्षाओं में बार बार आता है। हाँ, और अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा करता है। बिल्कुल, वो विषय है ऊतक यानी टिश्यूज। अक्सर जीव विज्ञान एक ऐसी जटिल मशीन की तरह लगता है जिसके पुर्जे या नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा आपने, लेकिन इस चर्चा का लक्ष्य केवल उन भारी भरकम तकनीकी परिभाषाओं को रटना बिल्कुल नहीं है। तो फिर हमारा आज का मिशन क्या है? आज का मिशन ये समझना है कि उस त्वचा के नीचे या पेड़ की उस कठोर छाल के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। हम सूक्ष्म स्तर पर काम के बंटवारे को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जीव विज्ञान की शुरुआत में हमें हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि कोशिका यानी जो सेल है वो जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। बिल्कुल, हर जीव कोशिका से बना है। तो अगर वो जीवन की सबसे छोटी ईंट है तो ये ऊतक अचानक तस्वीर में कहां से आ गए? मेरा मतलब है, अगर कोशिकाएं सब कुछ कर ही रही थीं, तो इस नए शब्द और नई संरचना की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। इसे समझने के लिए पहले हमें ऊतक की सटीक प्रकृति को समझना होगा। अच्छा। तकनीकी भाषा में ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है, लेकिन रास्ते पर चल रही किसी भी रैंडम भीड़ को हम आर्मी या सेना तो नहीं कह सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही कोशिकाओं के किसी भी समूह को ऊतक नहीं कहा जा सकता। ओहो। एक समूह को ऊतक कहलाने के लिए 3 बहुत ही सख्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। किसी भी समूह के लिए 3 शर्तें? वे कौन कौन सी हैं? इसे आप स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन इक्वल टू सेम का नियम कह सकती हैं। ओके। पहली शर्त है समान उत्पत्ति, मतलब सेम ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस समूह की सभी कोशिकाओं का जन्म भ्रूण के विकास के समय एक ही जगह से यानी एक ही स्रोत से होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक ही जगह से जन्म। एकदम सही। और दूसरी शर्त है समान संरचना या सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब दिखने में एक जैसी। हाँ, वे सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। उनका डिजाइन और आकार एकदम एक जैसा होना चाहिए। समझ गई। और तीसरी शर्त? और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण शर्त है असमान कार्य यानी स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब वे सब मिलकर एक विशेष काम को अंजाम दे रही हों। ओहो, तो जब उत्पत्ति, संरचना और कार्य ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर कोशिकाओं का एक समूह ऊतक का दर्जा पाता है। बिल्कुल। वाह, मतलब ये सिर्फ कोई भीड़ नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से प्रशिक्षित स्पेशल टास्क फोर्स है। सही शब्द पकड़ा आपने, स्पेशल टास्क फोर्स। मैं इसे एक जिग्सॉ पजल की तरह देख पा रही हूँ। मतलब पजल का हर एक टुकड़ा अपने आप में एक कोशिका है, और जब उन टुकड़ों को सही जगह पर उनके रंग और आकार के हिसाब से मिलाया जाता है तो वे मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। लेकिन
यहाँ मेरे मन में एक और संदेह पैदा होता है। पूछिए। बिल्कुल करती है। वही कोशिका खाना पचा रही है, वही सांस ले रही है और वही चल भी रही है। तो फिर इंसानों या पेड़ों को ऊतकों की क्या जरूरत है? क्या ये सिस्टम को बहुत ज्यादा जटिल नहीं बना देता? यहीं पर ना प्रकृति की इंजीनियरिंग का असली कमाल सामने आता है। ये जटिलता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब जीव एवोल्यूशन के दौरान बड़े और बहुकोशिकीय होने लगे तो एक अकेली कोशिका के लिए सारे काम संभालना असंभव हो गया। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जहां एक ही व्यक्ति किसानी भी कर लेता है, अपनी झोपड़ी भी बना लेता है और कपड़े भी सिल लेता है। हाँ, गांव में तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर एक विशाल महानगर बसाना हो तो क्या एक ही व्यक्ति पूरे शहर की सफाई, सुरक्षा, बिजली और पानी की व्यवस्था देख सकता है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महानगर को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। मतलब पुलिस का काम अलग होगा, बिजली विभाग अलग होगा। बस यही सिद्धांत जीव विज्ञान में काम का बंटवारा या डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। अच्छा। बहुकोशिकीय जीवों में हर ऊतक का अपना एक स्पेशल काम होता है। एक ऊतक सिर्फ देखने के लिए प्रकाश को प्रोसेस करेगा, दूसरा सिर्फ रक्त पंप करेगा, तीसरा सिर्फ सोचने का काम करेगा। इससे होता यह है कि शरीर अत्यधिक कुशल बन जाता है। अच्छा। बहुत सारी ऊर्जा की बचत होती है और काम पूरी परफेक्शन के साथ होता है। समझ गई, यानी स्पेशलाइजेशन आ जाता है। हर कोई हर काम करने की बजाय एक काम में मास्टर बन जाता है। बिल्कुल। और इसी से एक स्पष्ट पदानुक्रम या हायरार्की बनती है। वो कैसे? सबसे नीचे हैं कोशिकाएं। हाँ। फिर एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। फिर कई तरह के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हृदय या फेफड़े। और अंत में कई अंग मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं। यहाँ से ये विषय वाकई बहुत रोचक हो जाता है। हाँ। क्योंकि अगर हम प्रकृति की बनावट की बात करें तो धरती पर केवल इंसान या जानवर ही नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे भी हैं। बिल्कुल सही। और जहाँ तक हम देख सकते हैं, पेड़ पौधों और जानवरों की जीवन शैली और जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। पेड़ अपनी जगह पर शांति से खड़े रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। और दूसरी तरफ हम इंसान और जानवर लगातार भागते दौड़ते रहते हैं। तो क्या दोनों के ऊतक एक ही तरह के होते हैं? ये एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। चूंकि ऊतकों का निर्माण जीव की जरूरत के हिसाब से होता है, इसलिए पादप ऊतक और जंतु ऊतक का डिजाइन एक दूसरे से पूरी तरह अलग होता है। अच्छा। तो शुरुआत पादप ऊतकों से करते हैं। ठीक है। पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, यानी वे स्टेशनरी होते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? अपनी जगह पर टिके रहना। हाँ, उनका सबसे बड़ा संघर्ष है गुरुत्वाकर्षण और तेज हवाओं के खिलाफ खुद को सीधा खड़ा रखना। हाँ, उन्हें बिना हड्डियों के एक विशाल ढांचा खड़ा करना होता है। सही कहा। इसलिए पौधों को बहुत ज्यादा यांत्रिक सहारे की जरूरत होती है और इस सहारे को देने के लिए पौधों के ज्यादातर ऊतक मृत होते हैं। रुकिए रुकिए एक सेकंड। मरे हुए ऊतक? हाँ। अगर वे मृत हैं तो पेड़ जीवित कैसे है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम एक जीवित इमारत को मरी हुई ईंटों से बना रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पहली बार सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन विकासवाद के नजरिए से ये प्रकृति की सबसे बड़ी बचत योजना है। बचत योजना? हाँ, देखिए, जीवित कोशिकाओं को लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन चाहिए। अगर 100 फीट ऊंचे पेड़ की हर कोशिका जीवित हो तो उसे जिंदा रखने में पेड़ की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए पौधे क्या करते हैं कि बाहर की छाल और अंदर के पाइप जैसी संरचनाओं को मृत कोशिकाओं से बनाते हैं। अच्छा। इन मृत कोशिकाओं की दीवारें लिग्निन नाम के रसायन से एकदम सीमेंट की तरह सख्त हो जाती हैं। वे मृत हैं, इसलिए उन्हें पोषण नहीं चाहिए, लेकिन वे एक लोहे के खंभे की तरह मजबूती देते हैं। अमेजिंग। पेड़ के सिर्फ वही हिस्से जीवित होते हैं जिन्हें ग्रोथ करनी है या खाना बनाना है, जैसे पत्तियां और टहनियों के सिरे। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। ऊर्जा बचाने का बेहतरीन तरीका। बिल्कुल। और जंतुओं के मामले में क्या होता है? जंतु लगातार चलते फिरते हैं। हमें शिकार करना है, काम करना है, सोचना है। हाँ। हमारा मुख्य काम ऊर्जा उत्पन्न करना और गति है, इसलिए जंतुओं के ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं जिन्हें लगातार पोषण चाहिए होता है। लॉजिकल है। और एक और बड़ा अंतर है, पौधों में वृद्धि या ग्रोथ ना जीवन भर होती रहती है, वे कभी बढ़ना बंद नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। जबकि जंतुओं में ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक ही होती है, उसके बाद शरीर सिर्फ खुद की मरम्मत करता है, लंबाई नहीं बढ़ाता। आवश्यकताओं के अनुसार ये अंतर बहुत तार्किक है। तो चलिए
अब पादप ऊतकों की इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए। ये बात बहुत दिलचस्प है कि पौधे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? पौधों में इस अनंत वृद्धि के पीछे एक जादुई इंजन होता है जिसे मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक? हाँ, ये पौधों का ग्रोथ इंजन है। इन ऊतकों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें लगातार और बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता रहता है। तो क्या ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक उन ऊर्जावान कॉलेज के छात्रों की तरह है जिन्होंने अभी अपना कोई करियर नहीं चुना है? कैसे मतलब? मतलब उनके पास असीमित ऊर्जा है, वे लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं और भविष्य में कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वे अविभाजित होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। परीक्षाओं के लिए छात्रों को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए कहाँ जाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ मिलते हैं? इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल, जो जड़ और तने के बिल्कुल टॉप पर होता है। यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा है पार्श्व या लेटरल, जो तने के किनारे होता है। यह पौधे की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाता है। और तीसरा है अंतर्वेशी या इंटरकैलरी, जो पत्तियों के बेस या टहनियों के जोड़ों पर होता है। तो लंबाई के लिए एपिकल, मोटाई के लिए लैटरल और जोड़ों के लिए इंटरकैलरी। इसे याद रखना आसान है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक ऊतक उन ऊर्जावान कॉलेज छात्रों की तरह है, तो एक समय तो ऐसा आता होगा जब उन्हें कोई नौकरी करनी पड़े। हाँ, बिल्कुल आता है। तो क्या होता है जब ये ऊतक परिपक्व हो जाते हैं? जब इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाता है और वे एक निश्चित आकार और कार्य ग्रहण कर लेती हैं, तो वे स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो अब उनका काम फिक्स हो गया है। अब वे और विभाजन नहीं करेंगी। यानी अब उन छात्रों ने नौकरी पकड़ ली है। सेटल हो गए। हाँ, बिल्कुल। अब इन स्थायी ऊतकों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक, जो केवल एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, जिनका मुख्य काम पौधे को सहारा देना और खाना स्टोर करना होता है। और दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और एक टीम की तरह जटिल काम करते हैं। इसके 2 सबसे बड़े सितारे हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये पौधे के ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन सिस्टम है। अरे हाँ, यहाँ अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऊतक क्या ले जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए ना एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसे याद रखा जा सकता है। जाइलम शब्द शुरू होता है ज से और जल भी ज से शुरू होता है। बिल्कुल सही। तो जाइलम जल ले जाता है। और फ्लोएम शब्द सुनने में थोड़ा फल जैसा लगता है, यानी भोजन, तो फ्लोएम भोजन ले जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है याद रखने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। इंसान के शरीर में तो रक्त को ऊपर भेजने के लिए एक धड़कता हुआ दिल है। हाँ। पेड़ों के पास तो कोई मोटर या दिल नहीं होता। फिर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ 100 फीट ऊपर पत्तियों तक जाइलम पानी कैसे पहुंचा देता है? ये भौतिकी और जीव विज्ञान का अद्भुत संगम है। जाइलम पानी पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 2 बलों का इस्तेमाल करता है। कौन से बल? केशिका क्रिया, जिसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। हाँ? और वाष्पोत्सर्जन खींचाव यानी ट्रांसपिरेशन पुल। यह कैसे काम करता है? देखिए, जब पत्तियों से पानी भाप बन के उड़ता है ना, तो वहाँ एक वैक्यूम या खालीपन पैदा होता है। अच्छा। ये वैक्यूम नीचे जड़ों से पानी को ठीक वैसे ही ऊपर खींचता है जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। अरे वाह। पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए जाइलम के अंदर पानी की एक अटूट केन बन जाती है। अरे, और बिना किसी मोटर के पानी ऊपर उठ जाता है, एक स्ट्रॉ की तरह। हाँ। क्या बात है। और फ्लोएम का काम क्या है फिर? चूंकि जाइलम पानी को जड़ों से ऊपर खींचता है, हाँ। तो इसका रास्ता वन वे है, सिर्फ ऊपर की ओर। ठीक है। जबकि पत्तियों में जो भोजन बनता है, हाँ। इसे पौधे के हर हिस्से में पहुंचाना होता है, ऊपर बढ़ती टहनियों को भी, हाँ। और नीचे जड़ों को भी। इसलिए फ्लोएम का रास्ता दोनों दिशाओं में काम करता है। पौधों का जीवन तो काफी सुलझा हुआ लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अब इंसान और जानवरों की बात करते हैं। ये शरीर तो बहुत गतिशील और ऊर्जावान है। ये मशीनरी कैसे काम करती है? इस जटिल मशीनरी को चलाने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के जंतु ऊतकों का इस्तेमाल होता है। 4 प्रकार? हाँ, चलिए सबसे पहले उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल? ये शरीर में कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है? ये शरीर का मुख्य आवरण या कवरिंग है। त्वचा, अंगों की बाहरी परत और यहाँ तक कि रक्त वाहिकाओं के अंदर की परत भी इसी से बनी है। ओके। ये एक सुरक्षा ढाल है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कोशिकाएं बिना किसी गैप के एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर जुड़ी होती हैं और एक बेसमेंट झिल्ली पर टिकी होती हैं। यानी फर्श पर लगी उन टाइल्स की तरह जिन्हें सीमेंट से ऐसे जोड़ा जाता है कि उनके बीच में कोई जगह ना बचे, बिल्कुल एकदम सही। ताकि बाहर से कोई कीटाणु या रसायन अंदर ना आ सके। बिल्कुल, अगर गैप होगा तो सुरक्षा कैसी? सही बात है। अब अगर एपिथेलियल शरीर की दीवारें और बाहरी आवरण हैं, तो सवाल उठता है कि इन दीवारों और अंदर के सारे अंगों को अपनी जगह पर कौन बांध कर रखता है? कौन रखता है? ये काम दूसरे प्रकार के ऊतक का है, जिसे हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, इसका काम जोड़ना और सहारा देना है। संयोजी ऊतक जो अंगों को जोड़ता है। हाँ, हड्डियां और कार्टिलेज तो समझ आते हैं, वे शरीर का मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ, लेकिन किताबों में पढ़ाया जाता है कि रक्त भी एक संयोजी ऊतक है। बिल्कुल पढ़ाया जाता है। यहाँ मुझे थोड़ा विरोधाभास लगता है। रक्त तो पानी की तरह तरल है, वो पूरे शरीर में बहता रहता है, फिर वो ऊतक कैसे हुआ और वो शरीर को जोड़ कैसे रहा है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और छात्रों को अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। इसे समझने के लिए हमें मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझना होगा। मैट्रिक्स, हाँ, संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी नहीं होती, बल्कि वे एक जली जैसे ठोस या तरल पदार्थ में धसी होती है। इस पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, हड्डियों के मामले में ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, इसलिए हड्डियां ठोस होती है। तो रक्त के मामले में ये मैट्रिक्स क्या है? रक्त के मामले में ये मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ओहो, प्लाज्मा वो बहती हुई नदी है और लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं उस नदी में तैरने वाली नावें हैं। क्या बात है। और चूंकि रक्त सिर से लेकर पैर तक ऑक्सीजन और हार्मोन पहुंचाकर पूरे शरीर को एक सिस्टम के रूप में जोड़ता, इसलिए ये एक संयोजी ऊतक है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। प्लाज्मा की नदी और कोशिकाओं की नावें। हाँ, अब हमारे पास सुरक्षा आ गई, ढांचा और कनेक्शन भी आ गया, लेकिन ये ढांचा हिलेगा कैसे? गति कहाँ से आएगी? गति पैदा करने का काम तीसरे प्रकार का ऊतक करता है, जिसे हम मांसपेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पलक झपकाने से लेकर दौड़ने तक हर गति इन्हीं के कारण संभव है। लेकिन ये गति पैदा कैसे होती है? मतलब मांसपेशियां ऐसा क्या करती है जो हड्डियां नहीं कर सकती? देखिए, मांसपेशियों के पास ना सिकुड़ने और फैलने का एक अद्भुत गुण होता है। और ये जादू होता है दो विशेष प्रकार के प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन। अगर कल्पना करें कि रस्साकशी का खेल चल रहा है या फिर नाविक चप्पू चला रहे हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ठीक इसी तरह एक दूसरे के ऊपर खिसकते हैं। जब एक दूसरे पर खिसकते हैं तो पूरी मांसपेशी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। ओहो, इसी सिकुड़न से हड्डियां खिंचती हैं और हम चल पाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला कंकालिया या स्केलेटल, जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारी इच्छा से चलती हैं। हाँ, दूसरा चिकनी मांसपेशियां, जो हमारी इच्छा के बिना काम करती हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र। सही। और तीसरा सबसे खास हृदय मांसपेशी, जो जीवन भर बिना थके धड़कती है। अब गति भी आ गई, लेकिन इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल कौन करेगा? मांसपेशी को कब सिकोड़ना है ये कौन बताएगा? वो काम है हमारे चौथे और अंतिम ऊतक का, जिसे तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू कहते हैं। ये शरीर का फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है, या कह लें कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी ये सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। बिल्कुल। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसें इसी से बनी है, और इसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन एक जीव विज्ञानी शरीर में जो अंदर से पूरी तरह गीला है, सूचनाएं कैसे दौड़ती हैं? क्या सच में कोई बिजली दौड़ रही है? हाँ, इसे हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। न्यूरॉन के अंदर और बाहर रसायनों का, विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम आयनों का एक खेल चलता है। आयनों का खेल? हाँ, जब ये आयन कोशिका के झिल्ली के आर पार आते जाते हैं तो एक रासायनिक असंतुलन पैदा होता है, जो एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्पार्क को जन्म देता है। बाप रे। जब कोई किसी गर्म बर्तन को छूता है तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलीसेकंड्स में न्यूरॉन्स के जरिए मस्तिष्क तक जाते हैं और मस्तिष्क
तुरंत मांसपेशी ऊतक को हाथ पीछे खींचने का आदेश देता है। ये तो सच में किसी उच्च स्तरीय मशीनरी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। एक ही शरीर के अंदर इतने सारे अलग अलग सिस्टम इतने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। बिल्कुल, प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है। चलिए इस सारी विस्तृत चर्चा को समेटते हैं और परीक्षाओं के नजरिए से छात्रों के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। छात्रों के लिए इन मुख्य कीवर्ड्स को याद रखना बहुत मददगार होता है। गति पैदा करने वाले विशेष प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। बिल्कुल। पौधों में ट्रांसपोर्ट, जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लोएम। बहुत बढ़िया। और शरीर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, न्यूरॉन। एकदम सही। अगर हम इस पूरी चर्चा को ना एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ऊतक वास्तव में कोशिकाओं की एक बेहतरीन टीम है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं। यही डिवीजन ऑफ लेबर जीवन को संभव बनाता है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाने के लिए भी है। बिल्कुल सही बात है। जाते जाते एक विचार मंथन हो जाए। अक्सर ये माना जाता है कि चेतना या महसूस करने की क्षमता सिर्फ तंत्रिका तंत्र वाले जीवों के पास होती है। हाँ, यही माना जाता है। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि पौधों में भी इंसानों की तरह नर्वस सिस्टम होता तो क्या होता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या जब घास काटी जाती या कोई फूल तोड़ा जाता तो उन्हें भी उसी तरह दर्द का एहसास होता? हालांकि पौधों में न्यूरॉन्स नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पौधों का भी अपना एक धीमा केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे वे खतरे को भांप सकते हैं। बिल्कुल। प्रकृति की ये इंजीनियरिंग अपने आप में कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है, इस पर विचार करना हमेशा रोमांचक होता है। वाकई, प्रकृति ने किस जीव को क्या दिया है और क्यों दिया है, इसके पीछे का विज्ञान कभी हैरान करना नहीं छोड़ता। आज की इस विशेष गहन चर्चा में कोशिकाओं की दुनिया से लेकर ऊतकों के इस शानदार टीम वर्क को बहुत ही करीब से समझने का प्रयास किया गया है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। उम्मीद है कि विज्ञान का ये विषय अब एक उबाऊ परिभाषा नहीं बल्कि एक रोचक कहानी की तरह याद रहेगा। बिल्कुल, छात्रों को अब इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर विज्ञान की ये रोचक जानकारी और डायमंड एकेडमी 245 की ये प्रस्तुति आप सभी को ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस गहन चर्चा को अन्य छात्रों, सहपाठियों और विज्ञान प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली गहन चर्चा में एक और नए विषय को डिकोड करने के लिए। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी 245 में। आज का हमारा ये जो डीप डाइव सेशन है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो एग्जाम्स में तो बार बार पूछा ही जाता है बल्कि हमारे अपने वजूद से भी जुड़ा है। ओह बिल्कुल, और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें विज्ञान में दिलचस्पी है उनके लिए आज का डिस्कशन बहुत काम का होने वाला है। एकदम सही। तो आज हम जिस शोध सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनल गाइड है, मानव शरीर .pdf, जो कि क्लास 6 से 10 तक के सिलेबस को कवर करती है। हाँ, और इस गाइड में मानव शरीर को दी अल्टीमेट मशीन कहा गया है। मतलब एक ऐसी अद्भुत मशीन जो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा एडवांस्ड है। और मजे की बात यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 10 वॉट की एक छोटे से बल्ब जितनी ऊर्जा चाहिए होती है। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल, और इस मशीन को समझने की शुरुआत हमें एक बहुत ही बुनियादी शब्द से करनी चाहिए। इस गाइड में एक बड़ा दिलचस्प भाषाई तथ्य है। हम अक्सर अंगों या ऑर्गन्स की बात करते हैं, राइट? हाँ, शरीर के अंग, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो ये जो ऑर्गन शब्द है ना, ये असल में ग्रीक भाषा के शब्द ऑर्गेनेन से आया है और इसका मतलब होता है उपकरण या टूल। तो हमें शरीर के अंगों को मांस के टुकड़ों की तरह नहीं बल्कि एक बेहद खास टूल की तरह देखना चाहिए जो एक टीम की तरह काम करते हैं। ये नजरिया तो वाकई सब कुछ बदल देता है। एकदम। और एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि तंत्र असल में विशिष्ट उपकरणों का एक समूह है। तो चलिए इस अल्टीमेट मशीन के सबसे व्यस्त नेटवर्क से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शरीर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी हमारा परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे किसी शहर में सामान पहुंचाने के लिए हाईवे होते हैं, वैसे ये तंत्र काम करता है। ओह, बिल्कुल सही एनालॉजी है। इस सिस्टम में 3 मुख्य चीजें होती हैं, हमारा हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स।
इनका काम है हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना। और वहां से जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे वापस लाना। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है, हमारा दिल तो बस एक मुट्ठी के आकार का छोटा सा पंप है ना? हाँ, एक मस्कुलर पंप है जिसमें 4 कक्ष या चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। तो ये छोटा सा पंप शरीर में मीलों लंबी नसों में, वो भी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, खून को कैसे धकेलता है? मतलब पाइपों के फटने का डर नहीं रहता क्या? ओह, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है। हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो घर में लगे रबर के पाइपों की तरह बेजान नहीं होती। अच्छा, तो वो कैसे काम करती हैं? इन वाहिकाओं की दीवारों में अपनी खुद की मांसपेशियां होती हैं। तो जब दिल धड़कता है तो ये नसें भी एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। मतलब ये पूरा पाइपिंग सिस्टम खुद भी पंपिंग में एक्टिवली मदद कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग है। और शायद इसी वजह से वो ब्लड प्रेशर वाला आंकड़ा आता है जो हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल, 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ये एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला सवाल है, इसे मार्क कर लीजिए सब लोग। हाँ, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य भी है जो हमारी पीडीएफ में दिया गया है। हाँ, वो विलियम हार्वे वाला पॉइंट। जी, साल 1628 में विलियम हार्वे ने यह खोज की थी कि खून शरीर में एक बंद लूप में दौड़ता है। मतलब सोचिए, इंसान हजारों सालों से सर्जरी कर रहा था, लेकिन 17वीं सदी तक हमें यह पता ही नहीं था। विज्ञान का विकास ऐसे ही होता है। अब देखिए, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोशिकाओं तक ट्रकों में भरकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचा तो रहा है, लेकिन ये सारा माल आ कहां से रहा है? यही तो अगला सवाल है। ये जो ऑक्सीजन और पोषण है, इसे ट्रकों में लाद कौन रहा है? इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा निर्माण इकाइयों को समझना होगा, यानी हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। सबसे पहले श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े, श्वासनली और वायुकोश आते हैं। ये वायुकोश, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगे। स्रोत सामग्री इन्हें गुब्बारों जैसा बताती है। दिखने में वो गुब्बारे जैसे हैं, लेकिन काम के हिसाब से वो किसी बेहद व्यस्त शेयर बाजार की तरह हैं। शेयर बाजार? वो कैसे? फेफड़ों के बिल्कुल अंत में लाखों एल्वियोली होते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन से भर जाते हैं। इनके चारों तरफ खून की बारीक नसें लिपटी होती हैं। समझ रही हूँ। तो वहां गैसों की अदला बदली होती है। बिल्कुल, खून की कोशिकाएं अपना कार्बन डाइऑक्साइड वहां फेंकती हैं और बदले में तुरंत ऑक्सीजन खरीद लेती हैं। 1 मिलीसेकंड में ये सौदा हो जाता है। और फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ये पूरी मेहनत सिर्फ एक जादुई समीकरण को पूरा करने के लिए हो रही है। हाँ, और वो समीकरण एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? 38 एटीपी, यानी हमारी ऊर्जा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही शरीर के हर काम के लिए एटीपी चाहिए। सही कहा। अब ऑक्सीजन तो फेफड़ों से मिल गई, लेकिन ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज आता है हमारी ऊर्जा फैक्ट्री से, यानी हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसमें मुख, आमाशय, यकृत और आंत शामिल हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि खाना पचना मतलब सिर्फ खाने को पीसना है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही आक्रामक रासायनिक युद्ध है। आक्रामक रासायनिक युद्ध मतलब केमिकल वॉरफेयर? बिल्कुल। जब खाना पेट में कुलिसता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इतना तेज तेजाब है कि लोहे को भी गला सकता है। एक मिनट, अगर पेट में इतना खतरनाक तेजाब है तो हमारा पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा डालता? हाँ, यही तो प्रकृति का जादू है। पेट की भीतरी दीवारों पर म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक बहुत मोटी परत होती है। ये परत एसिड को पेट की दीवारों से दूर रखती है। ओह, तो वो एक शील्ड का काम करती है। हाँ, और इसी एसिड के बीच टाइलिन और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स अपना काम करते हैं। इन एंजाइम्स को आप रासायनिक कैंचियां कह सकते हैं, जो खाने के बड़े टुकड़ों को काट काट कर ग्लूकोज में बदल देती है ना? एकदम सही। और फिर ये ग्लूकोज छोटी आंत में जाता है। वहाँ विली होते हैं, जिन्हें हिंदी में रसांकुर कहते हैं। हाँ, विली। स्रोत में लिखा है कि ये उंगलियों जैसे छोटे उभार होते हैं, जो छोटी आंत के सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं कि फैलाया जाए तो एक टेनिस कोर्ट बन जाए। और ये विली ही उस पोषण को सोख कर वापस रक्त में डाल देते हैं। इसमें यकृत यानी लिवर का बहुत बड़ा रोल है,
जो शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। लिवर एक फिल्टर प्लांट की तरह काम करता है, राइट? हानिकारक चीजों को रोक लेता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। पाचन तंत्र ने ग्लूकोज बनाया, श्वसन ने ऑक्सीजन दी, और परिसंचरण तंत्र ने उन्हें हर कोशिका तक पहुंचाया, जहां 38 एटीपी ऊर्जा बन गई। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इसे निर्देश कौन दे रहा है? दिल को कैसे पता कि धड़कना है, या पेट को कैसे पता कि एसिड कब छोड़ना है? बिना बॉस के तो कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। इस पूरी व्यवस्था का एक कमांड सेंटर है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यही वो जगह है जहां वो 10 वाट के बल्ब वाली बात आती है। बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र के 2 हिस्से हैं। पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। मस्तिष्क ही सारे फैसले लेता है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। जो हमारी यादें, भावनाएं, शरीर का तापमान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और ये सब करने के लिए दिमाग सिर्फ 10 वाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। आजकल के कंप्यूटरों को तो बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम चाहिए। ये हमारी बायोलॉजी की सबसे बड़ी जीत है। और इस कमांड सेंटर से जो तार पूरे शरीर में फैले हैं, उन्हें पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो बिजली की गति से सिग्नल्स भेजते हैं। अच्छा, पीडीएफ में ऐच्छिक और अनैच्छिक हरकतों के बारे में भी बताया गया है। ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी, जो हम सोच कर करते हैं, जैसे अभी बात करते हुए हाथ हिलाना या पेन से नोट्स लिखना। और अनैच्छिक या इनवॉलंटरी वो है जो ऑटो पायलट पर चल रहा है, जैसे दिल का धड़कना, हमें उसे याद नहीं दिलाना पड़ता। बिल्कुल। तो अब देखिए, मस्तिष्क ने आदेश दे दिया कि दौड़ो, लेकिन शरीर असल में गति कैसे करेगा? ढांचा कहाँ है? ढांचे के लिए हमारे पास है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम और पेशीय तंत्र। कंकाल तंत्र सिर्फ एक बेजान ढांचा नहीं है। सही कहा। ये आकार तो देता ही है, लेकिन सुरक्षा भी देता है। जैसे खोपड़ी हमारे 10 वाट के कंप्यूटर को बचाती है, और पसलियां दिल और फेफड़ों को बचाती हैं। लेकिन स्रोत में एक और बहुत ही गजब की जानकारी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। वो कौन सी? हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है, वहाँ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब आरबीसी वहाँ बनती है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट है। कंकाल तंत्र सिर्फ सहारा नहीं दे रहा, वो परिसंचरण तंत्र के लिए खून भी बना रहा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। और एग्जाम के नजरिए से कुछ फैक्ट्स भी है, जैसे वयस्कों में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन नवजात बच्चों में 270 होती है। हाँ, जो बड़े होने पर आपस में जुड़ जाती हैं। और सबसे लंबी हड्डी जांग की फीमर होती है, और सबसे छोटी कान की स्टेपीज। लेकिन हड्डियां खुद तो चल नहीं सकती, उन्हें मोटर चाहिए, और वो मोटर है हमारी मांसपेशियां। पेशियां तंत्र हमारे मूवमेंट की ताकत है, और यहाँ का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। मांसपेशियां सिर्फ सिकुड़ सकती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो कभी धकेल नहीं सकती। वो कभी धकेल नहीं सकती मतलब वो सिर्फ खींचती हैं। बिल्कुल। जब आप अपनी कोहनी मोड़ते हैं तो बाइसेप्स सिकुड़कर हड्डी को खींचती है। जब हाथ सीधा करते हैं तो पीछे की ट्राइसेप्स खींचती है। सारा खेल खींचने का है। क्या बात है। और मांसपेशियों से जुड़ा एक फैक्ट मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। अगर पूछा जाए कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो लोग अक्सर पैरों या बाहों का नाम लेंगे। लेकिन असल में सबसे मजबूत मांसपेशी हमारा जबड़ा है। हाँ, ऐसा क्यों? ये विकासवाद या एवोल्यूशन का नतीजा है। इंसानों को पहले कच्चा मांस और सख्त बीज चबाने पड़ते थे। जबड़े की मांसपेशी एक छोटे लीवर की तरह काम करती है, जिससे उसका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिस मैक्सिमस है, जो कूल्हे में होती है। जो हमें सीधा खड़े रहने में मदद करती है। और सबसे छोटी मांसपेशी हमारे कान में उसी स्टेपीज हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे स्टेपीडियस कहते हैं, जो तेज आवाज से कान के पर्दे को फटने से बचाती है। तो अब हमारी अल्टीमेट मशीन पूरी तरह से दौड़ रही है। लेकिन जब फैक्ट्री इतनी चलेगी तो कचरा भी पैदा होगा ना? बिल्कुल। और अगर शरीर का कचरा साफ ना हो तो मशीन कुछ ही दिनों में बंद पड़ जाएगी। यही काम आता है हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे गुर्दे यानी किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय आते हैं। गुर्दे सिर्फ कचरे का डब्बा नहीं है, वो बेहद एडवांस फिल्टर हैं। हर गुर्दे में लगभग 10 लाख सूक्ष्म फिल्टर होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन काम कैसे करते हैं? जब खून गुर्दों में आता है
तो नेफ्रॉन पहले सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, पानी, नमक, ग्लूकोज, कचरा। फिर वो जांचते हैं कि शरीर को क्या चाहिए। और जो उपयोगी है उसे वापस खून में खींच लेते हैं। जो जहरीला यूरिया और एक्स्ट्रा पानी बचता है वो मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त संतुलन है, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का संतुलन। और यही हमारी चर्चा का सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है, होम्योस्टैसिस, है ना? एकदम सही, होम्योस्टैसिस। हमने ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, कमांड सेंटर, ढांचे और सफाई की बात की, लेकिन असली जादू ये है कि ये सब एक सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं। मतलब जब शरीर का तापमान, ब्लड शुगर, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में रहता है तो उस अवस्था को होम्योस्टैसिस कहते हैं। हाँ, और एग्जाम में होम्योस्टैसिस की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की क्षमता। तो अगर हम एक क्विक रिवीजन करें, हमारे पास एक कमांड सेंटर है यानी दिमाग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है यानी दिल और नसें, ऊर्जा फैक्ट्री है यानी पेट और फेफड़े, ढांचा है यानी हड्डियां और मांसपेशियां, और अंत में सफाई व्यवस्था है यानी गुर्दे। ये सब मिलकर इस मशीन को चलाते हैं। और इस मशीन को अच्छे से चलाने के लिए सही पोषण और व्यायाम की जरूरत होती है। बिल्कुल, एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा खाएंगे और एक्टिव रहेंगे, तभी उनका 10 वाट का सुपर कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा। सही बात है, लेकिन एक बहुत ही गहरा विचार है जो मेरे मन में आ रहा है। स्रोत सामग्री ने इसे अल्टीमेट मशीन कहा है, जो प्रकृति के हिसाब से डिजाइन हुई थी। हाँ, जब इंसान शिकार करता था और शारीरिक मेहनत ज्यादा होती थी। पर आज के आधुनिक माहौल में जहां हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं और हर वक्त तनाव में रहते हैं, हमारा पर्यावरण बिल्कुल कृत्रिम हो गया है। तो सोचिए, इस प्राचीन 10 वॉट की बायोलॉजिकल मशीन को आज के इस बनावटी माहौल में अपना होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या हम अपनी इस सबसे बेहतरीन मशीन को उसकी क्षमता से ज्यादा खींच रहे हैं? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और हाँ, डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपनी इस अद्भुत मशीन का ख्याल रखिए। नमस्कार, डायमंड एकेडमी 245 के इस नए डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड एकेडमी 245 में। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल, और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना कि मतलब एक बार इसे समझ लिया तो आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, है ना? एकदम सही। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ। सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पुरानी परिवार के खजाने का बक्सा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नॉर्मली तो इंसान यही सोचेगा कि उसमें सोने के सिक्के होंगे या हीरे जवाहरात होंगे या फिर शायद कोई पुरानी वसीयत। हाँ राइट, लेकिन बायोलॉजी में ना एक ऐसा भी खजाने का बक्सा है जिसमें कोई भौतिक संपत्ति या सोना चांदी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ बेहद सूक्ष्म और अदृश्य रेसिपी रखी हुई है। अच्छा, रेसिपी मतलब खाना बनाने वाली रेसिपी? मतलब ये रेसिपी इस बात का पूरा खाका तैयार करती है कि आने वाली पीढ़ियों के बालों का रंग कैसा होगा, उनकी आंखों की बनावट कैसी होगी और उनके शारीरिक लक्षण कैसे होंगे। ओह, तो मतलब ये जो खजाना है यही हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट है। और दोस्तों, विज्ञान के जिस ब्रांच में हम इस मास्टर ब्लूप्रिंट को स्टडी करते हैं उसे ही आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। बिल्कुल, और आज के हमारे सेशन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि माता पिता से बच्चों तक ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आखिर ट्रैवल कैसे करती है, और एग्जाम्स के नजरिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अगर ये ब्लूप्रिंट हमारे हर फीचर को डिसाइड कर रहा है तो ये शरीर में कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना? हाँ, ये कोई हवा में तैरता हुआ जादू तो है नहीं। तो अगर हम शरीर के सबसे छोटे स्तर पर जाएं, यानी एक कोशिका या सेल के अंदर झांक कर देखें, तो इसे समझने के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का उदाहरण लिया जा सकता है। एक लाइब्रेरी? वो कैसे? देखो, सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद सुरक्षित कमरा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं।
और स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस ही वो मुख्य लाइब्रेरी है जहाँ जीवन का सारा ज्ञान सेफ रखा हुआ है। ओके, तो न्यूक्लियस हमारी लाइब्रेरी हो गई, लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर जानकारी ऐसे ही बिखरी तो नहीं होगी? एकदम नहीं। वहाँ 46 बहुत ही खास बुक शेल्फ यानी किताबों की अलमारियां मौजूद हैं और विज्ञान की भाषा में इन बुक शेल्फ्स को गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहा जाता है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखना 23 जोड़े मतलब कुल 46 होते हैं। आधा सेट यानी 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं और बाकी 23 माता से। बिल्कुल सही। अब अगर इस लाइब्रेरी के अंदर उन अलमारियों को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो हर बुक शेल्फ पर एक बहुत ही लंबी मुड़ी हुई रीढ़ वाली किताब रखी है। मुड़ी हुई किताब? तो क्या हम इसी किताब को डीएनए कहते हैं? हाँ जी, ये एक मुड़ी हुई सीढ़ी या डबल हेलिक्स जैसी 3D स्ट्रक्चर है। डीएनए ही वो असली जेनेटिक मटेरियल है जो जीवन के विकास की पूरी जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन मैम, यहाँ एक डाउट आता है दिमाग में। एक सेल तो इतना छोटा होता है कि उसे माइक्रोस्कोप के बिना देखा भी नहीं जा सकता, तो उसके अंदर इतनी बड़ी लाइब्रेरी, मेरा मतलब है डीएनए, फिट कैसे समा जाता है? बहुत ही तगड़ा सवाल है और ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। देखो, अगर एक मानव कोशिका के डीएनए को पूरी तरह से खोलकर एक सीधी रेखा में रखा जाए तो उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होगी। बाप रे, 2 मीटर लंबा धागा, और वो एक इतने छोटे सेल के न्यूक्लियस में फिट हो रहा है? ये तो चमत्कार है। हाँ, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये डीएनए यूं ही खुला नहीं रहता। ये एक खास तरह के प्रोटीन के चारों ओर बहुत ही कसकर लपेटा जाता है। और स्टूडेंट्स, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस विशेष प्रोटीन को हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, हाँ, ये एमसीक्यू एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो हिस्टोन एक चरखी की तरह काम करता है ना? बिल्कुल, डीएनए धागे की तरह काम करता है और हिस्टोन प्रोटीन चरखी की तरह, जिसके चारों ओर डीएनए लिपटकर एक बेहद टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अगर ये टाइट पैकिंग ना हो ना तो डीएनए उलझकर टूट जाएगा और सारा डेटा खत्म हो जाएगा। क्या बात है, ये पैकिंग व्यवस्था तो वाकई हैरान करने वाली है। अच्छा, अब उस डीएनए वाली किताब के पन्नों के अंदर चलते हैं। ये किताब आखिर लिखी किस भाषा में गई है? ये पूरी की पूरी विशाल किताब सिर्फ 4 अक्षरों से लिखी गई है। 4 केमिकल बेस होते हैं, एडेनिन यानी ए, थाइमिन यानी टी, ग्वानिन यानी जी और साइटोसिन यानी सी। सिर्फ 4 अक्षर? लेकिन ये ATGC का कोड काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ 4 अक्षर किसी इंसान की भूरी आंखें या घुंघराले बाल कैसे बना सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझो कि ये 4 अक्षर मिलकर 3 अक्षरों वाले छोटे छोटे शब्द बनाते हैं जिन्हें हम कोडॉन कहते हैं। ओके, तो हर 3 अक्षर का कोडॉन एक निर्देश देता है। हाँ, हर कोडॉन शरीर को एक खास अमीनो एसिड बनाने का ऑर्डर देता है और जब ये अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते हैं तो वे एक प्रोटीन बनाते हैं। और आपको तो पता ही है कि शरीर में सारा काम प्रोटीन ही करते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे बाल केराटिन प्रोटीन से बने हैं और आंखों का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से तय होता है जो खुद प्रोटीन ही बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के उस लंबे धागे पर ATGC का वो छोटा सा हिस्सा जो किसी एक खास प्रोटीन को बनाने का निर्देश दे रहा है, उसे ही हम जीन कहते हैं। अच्छा, तो जीन उस मुड़ी हुई किताब का एक स्पेसिफिक चैप्टर हो गया। और एक डीएनए में तो ऐसे हजारों जीन होते होंगे। एकदम सही, जीन को ही आनुवंशिकता की मूल इकाई माना जाता है क्योंकि यही वो कोड है जो हमारे शरीर के लक्षणों या ट्रेट्स के रूप में सामने आता है। ये पूरा सिस्टम तो किसी मॉडर्न कंप्यूटर कोड की तरह लग रहा है। लेकिन एक और डाउट है, अगर हर क्रोमोसोम का जोड़ा माता और पिता दोनों से आया है तो एक ही लक्षण के लिए हमारे पास 2 अलग अलग चैप्टर मौजूद हो गए ना? हाँ, बिल्कुल हो गए। तो मान लीजिए पिता से आया जीन कह रहा है कि बाल सीधे होने चाहिए और माता से आया जीन कह रहा है कि बाल घुंघराले होने चाहिए, तो शरीर ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा जाएगा? ये जेनेटिक्स का सबसे रोमांचक मोड है और इस गुत्थी को सुलझाने का क्रेडिट जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल? हाँ, इनका नाम तो 9th और 10th की किताबों में भी बहुत आता है। 19वीं सदी में ही उन्होंने ये सब खोज लिया था जब किसी को डीएनए के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने किसी हाईटेक लैब का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि अपने मठ के बगीचे में एक बहुत ही सिंपल से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए
क्या आप बता सकते हैं वो पौधा कौन सा था? मटर का पौधा, जिसे साइंटिफिक भाषा में पाइसम सटाइवम कहते हैं। ये साइंटिफिक नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। परफेक्ट। और मटर का ही पौधा क्यों चुना? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण थे जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था। जैसे पौधा या तो पूरा लंबा होगा या एकदम बौना, कोई बीच का रास्ता नहीं था। हाँ, और मेंडल का डेडिकेशन तो देखिए, उन्होंने 7 सालों तक लगभग 29,000 मटर के पौधों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई। मतलब वो खुद एक छोटे से ब्रश से परागण करते थे ताकि कोई गलती ना हो। इतने विशाल डेटा के आधार पर ही उन्होंने विरासत के 3 प्रमुख नियम बनाए, जिनमें से पहला है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैम ये वही नियम है ना जो तय करता है कि कौन सा जीन हावी होगा? हाँ, ये नियम बताता है कि लक्षणों को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव। तो अगर हम इसे मटर के पौधों से समझें, मान लीजिए एक शुद्ध लंबे पौधे का जीन है कैपिटल टी बिल्कुल। और एक बौने पौधे का जीन है स्मॉल टी। तो जब इन दोनों का संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे ही पैदा हुए, बौनेपन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ओह, तो इसका मतलब है कि लंबा वाला जो कैपिटल टी जीन है वो डोमिनेंट है, उसने छोटे टी वाले जीन की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। बिल्कुल, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ मौजूद है तो भी पौधा लंबा ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन हावी हो गया है। लेकिन मैम यहाँ एक लॉजिकल उलझन है। अगर डोमिनेंट जीन हमेशा रिसेसिव जीन को ऐसे ही दबाता रहा तो क्या समय के साथ दुनिया से सारे रिसेसिव लक्षण गायब नहीं हो जाने चाहिए? हाँ, मेंडल के समय में भी कई वैज्ञानिकों को यही लगता था, लेकिन यहाँ एंट्री होती है मेंडल के दूसरे नियम की, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम बताता है कि रिसेसिव जीन कभी नष्ट नहीं होते और ना ही वो मिक्स होते हैं, वो बस पीछे छिपकर इंतजार करते हैं। वो बौनेपन का स्मॉल टी जीन डीएनए में एकदम सेफ है, बस खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, और जब ये नया पौधा अगली पीढ़ी के लिए बीज बनाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से पूरी तरह अलग यानी सेग्रीगेट हो जाएंगे। बिल्कुल, और मान लो किसी अगली पीढ़ी में संयोग से दोनों तरफ से वो छिपा हुआ स्मॉल टी जीन एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तब तो उसे दबाने के लिए कोई कैपिटल टी होगा ही नहीं, मतलब वो बौना पौधा अचानक से फिर सामने आ जाएगा। एकदम सही पकड़े, ये किसी जासूसी कहानी की तरह है जहाँ एक सुराग कई पीढ़ियों तक खामोशी से सफर करता है और अचानक एक दिन सामने आ जाता है। हाँ, और दोस्तों इसी वजह से ऐसा होता है कि कई बार भूरी आंखों वाले माता पिता के घर एक नीली आंखों वाले बच्चे का जन्म हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि भूरी आंखों का जीन डोमिनेंट है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स के डीएनए में नीली आंखों का रिसेसिव जीन छिपा हुआ है और वो बच्चे में एक साथ आ जाए तो बच्चे की आंखें नीली हो जाएंगी। क्या बात है। और इसके बाद मेंडल का तीसरा नियम भी तो है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, ये नियम ये साफ करता है कि हर लक्षण का जीन एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर आगे जाता है। मतलब पौधे की लंबाई का जीन इस बात को प्रभावित नहीं करेगा कि बीज का रंग कैसा होगा। यानी हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग सिक्का उछमा जा रहा है। ये सिस्टम तो बहुत ही परफेक्ट मशीन की तरह लग रहा है। मशीन तो परफेक्ट है, लेकिन अगर ये कॉपी करने का मैकेनिज्म इतना ही परफेक्ट है तो फिर इस दुनिया का हर इंसान बिल्कुल एक जैसा क्यों नहीं है? हम सब एक दूसरे के क्लोन क्यों नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर सब कुछ नियमों से चल रहा है तो ये बदलाव, ये डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? ये डाइवर्सिटी आती है आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन से, और इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर कोई भी 2 इंसान 100% सेम नहीं होते। लेकिन मैम ये बदलाव आता कैसे है? देखो, जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं और डीएनए के उन 3 अरब अक्षरों को कॉपी किया जा रहा होता है तो वो प्रक्रिया कभी कभी बहुत ही माइक्रो लेवल पे लड़खड़ा जाती है, और इसी प्राकृतिक बदलाव को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी वो लाइब्रेरी वाली किताब है और कोई इसे हाथ से कॉपी कर रहा है। लिखते लिखते कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मतलब एक ही जगह गलती से जी लिख दिया। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। और पता है, सेल्स के अंदर अपना खुद का एक स्पेल चेक सिस्टम भी होता है जो 99.9% गलतियां खुद ही सुधार लेता है। लेकिन जो 0.1% गलतियां बच जाती हैं वही म्यूटेशन बन जाती हैं। हाँ, अब ये बदला हुआ प्रोटीन शरीर में क्या करेगा ये अनिश्चित है।
कभी कभी ये टाइपो पूरी लाइन का मतलब बिगाड़ देता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। हाँ? कभी कभी ये टाइपो अनजाने में एक बहुत शानदार नया फीचर दे देता है। बिल्कुल, जैसे मानव इतिहास में एक म्यूटेशन हुआ जिसने कुछ इंसानों को बड़े होने के बाद भी दूध पचाने की क्षमता दे दी, और लाखों सालों में यही छोटे छोटे वेरिएशंस जमा होकर इवोल्यूशन यानी जैव विकास का सबसे बड़ा इंजन बन जाते हैं। मतलब अगर म्यूटेशन ना होता, मशीन 100% परफेक्ट होती, तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ता। हम सब आज भी करोड़ों साल पहले वाले उसी ब्लूप्रिंट पर अटके होते। एकदम सही। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक क्विक रिवीजन करें तो हमने क्या क्या देखा। हमने शुरू किया सेल के न्यूक्लियस से, जहां क्रोमोसोम्स की टाइट पैकिंग है। फिर हमने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा और जाना कि जीन क्या होते हैं। हाँ, और फिर हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के पौधों वाले प्रयोग देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और लास्ट में म्यूटेशन जो इवोल्यूशन का इंजन है। सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है। एग्जाम्स में तो अब कोई भी सवाल आ जाए, स्टूडेंट्स आसानी से फोड़ देंगे। बिल्कुल फोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग विचार देकर जा रही हूँ। वो क्या मैम? देखो, अगर डीएनए असल में सिर्फ 4 अक्षरों का एक ऐसा सघन कोड है जिसमें इतनी विशाल जानकारी स्टोर हो सकती है, तो क्या होगा अगर हम डीएनए का उपयोग केवल जीवन बनाने के लिए ना करके दुनिया भर का डेटा स्टोर करने के लिए करने लगे? डेटा स्टोर करने के लिए? मतलब कंप्यूटर डेटा? हाँ, इंटरनेट पर मौजूद इंसानी इतिहास का सारा डेटा, सारी किताबें, वीडियोस, ये सब केवल एक जूते के डिब्बे जितने डीएनए में समा सकते हैं, और वो भी हजारों सालों तक एकदम सुरक्षित। बाप रे, ये तो एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। मतलब प्रकृति की तकनीक हमारी सबसे एडवांस्ड सिलिकॉन चिप से भी अरबों साल आगे है। बिल्कुल। तो जीवन का ये मास्टर ब्लूप्रिंट ना केवल हमारा अतीत समेटे हुए है, बल्कि इसमें हमारा भविष्य भी छिपा है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये डीप डाइव चर्चा पसंद आई हो और जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सवाल उठाते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड एकेडमी 245 में। आज की इस चर्चा में हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आपके एग्जाम्स के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी पूरी तरह से बदल देगा। बिल्कुल, और सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। सही कहा। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात बताइए, क्या कभी आपको ये अजीब नहीं लगता कि एक घने जंगल में जहां हर तरफ जीवन पनप रहा है, वहां सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का 90% से भी ज्यादा हिस्सा कभी किसी बड़े जानवर या शिकारी तक पहुंचता ही नहीं है? अरे हाँ, वो ऊर्जा तो रास्ते में ही एक तरह के ऊर्जा टैक्स के रूप में कट जाती है। प्रकृति का अपना टैक्स सिस्टम है ये। हाँ, और आज हम प्रकृति को सिर्फ एक सुंदर वॉलपेपर या बैकग्राउंड की तरह नहीं देखने वाले हैं। हम इसे एक बेहद सटीक और सच कहूं तो काफी निर्मम आर्थिक प्रणाली के रूप में डिकोड करेंगे। आज का विषय है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। और ये एग्जाम के नजरिए से भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। हम आज उन सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे जो बताते हैं कि हमारा ये जो प्राकृतिक घर है वो असल में काम कैसे करता है, जीवित और निर्जीव चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस 3D सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, इकोलॉजी। इस शब्द का असल मतलब क्या है? देखिए, एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि ये शब्द कहाँ से आया। तो इकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है घर, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। मतलब अपने घर का अध्ययन। बिल्कुल, ये हमारे इस विशाल प्राकृतिक घर का ही तो वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रकृति में संतुलन कैसे बना रहता है, बस यही इकोलॉजी है। तो अगर मैं इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाऊं, तो क्या हम पृथ्वी को एक बहुत बड़े साझा अपार्टमेंट यानी शेयर्ड अपार्टमेंट की तरह सोच सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जहां मतलब पेड़, जानवर, नदियां, मौसम, ये सब हमारे रूममेट्स है। अब मान लीजिए एक रूममेट रसोई का सारा खाना अकेले ही खा जाए या रसोई को बर्बाद कर दे, तो जाहिर सी बात है ना, पूरा घर भूखा मरेगा। एकदम सही। और यही कारण है कि ये विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इस घर में कौन कौन रहता है, बल्कि ये बताता है कि वे सब बिना एक दूसरे को खत्म किए एक साथ कैसे रहते हैं। इसे हम संसाधन विभाजन या रिसोर्स पार्टीशनिंग भी कहते हैं। अच्छा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। हाँ, मतलब हर प्रजाति ने अपनी एक अलग जगह बना ली है ताकि सीधा झगड़ा ना हो। जैसे एक ही पेड़ पर रहने वाले पक्षी कुछ जड़ों के पास से कीड़े खाएंगे तो कुछ एकदम ऊपरी डालियों से। अरे वाह, मतलब प्रकृति ने पहले से ही सबके काम बांट रखे हैं। हाँ। तो चलिए, जब हम ये मान लेते हैं कि ये एक साझा घर है, तो अगला सवाल ये आता है कि इस घर को चलाने वाले पुर्जे कौन से हैं? और यहीं से हम अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। एग्जाम में इकोसिस्टम की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। तो इसे आसान भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे हम? इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, जहां जैविक और अजैविक चीजें मिलकर एक मशीन की तरह काम करती हैं। जैसे कि एक वन या जंगल, एक तालाब या फिर एक मरुस्थल। जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक। हाँ, ये इकोसिस्टम के दो मुख्य स्तंभ है। जैविक घटक वो है जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। और अजैविक घटक वो है जो निर्जीव है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी और हवा। तो एक बात बताइए, हमारा ध्यान हमेशा जैविक चीजों पर ही क्यों जाता है? मतलब हम जंगल की बात करते हैं तो सिर्फ शेर, हिरण या पेड़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या अजैविक चीजें जैसे मिट्टी या हवा किसी नाटक के स्टेज और लाइटिंग की तरह नहीं है? बहुत ही शानदार तुलना की है आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिना स्टेज और लाइटिंग के कोई नाटक हो ही नहीं सकता। हाँ, कलाकार हवा में तो अभिनय करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बल्कि ये अजैविक चीजें ही तय करती हैं कि उस स्टेज पर कौन सा कलाकार आएगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी जगह की मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत कम है, जो कि एक अजैविक घटक है, तो वहाँ सिर्फ वही पौधे उग पाएंगे जो कम नाइट्रोजन में जिंदा रह सके। जैसे कि वो पौधे जो कीड़े खाते हैं। बिल्कुल, पिच्चू प्लांट जैसे पौधे। और फिर उन पौधों के हिसाब से ही वहाँ शाकाहारी जानवर आएंगे और फिर उनके पीछे मांसाहारी। तो एक निर्जीव मिट्टी ने पूरे जंगल का रूप ही तय कर दिया। क्या बात है, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अब मान लीजिए स्टेज सज चुका है, कलाकार भी आ गए हैं, इस पूरे नाटक को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? इस पूरे सिस्टम का जो मेन पावर हाउस है वो हमारा सूर्य है, सोलर एनर्जी। तो सूरज से जो ऊर्जा आती है वो इन जीवों के बीच कैसे बहती है? यहाँ पे मुझे लगता है वो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल सही। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, और ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही दिशा में? मतलब लौटकर वापस नहीं आती ऊर्जा? नहीं, प्रवाह हमेशा उत्पादक से यानी प्रोड्यूसर से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की तरफ होता है और अंत में अपघटक यानी डीकंपोजर की तरफ। इसका एक उदाहरण दे तो शायद और अच्छे से समझ आए। हाँ, जैसे घास एक उत्पादक है, वो सूरज की रोशनी से खाना बनाती है, फिर हिरन जो कि उपभोक्ता है वो घास को खाता है, और फिर शेर जो उच्च उपभोक्ता है वो हिरन को खाता है। तो ये तो एकदम सीधी सी बात हो गई। लेकिन शुरुआत में हमने एक 90% के टैक्स की बात की थी, वो क्या फंडा है? वो फंडा है लिंडमैन का 10% नियम या 10% रूल। ये नियम कहता है कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाती है। अरे बाप रे, सिर्फ 10%? तो बाकी का 90% कहाँ जाता है? बाकी की 90% ऊर्जा ऊष्मा यानी हीट के रूप में पर्यावरण में खो जाती है। ये तो सचमुच प्रकृति का एक बहुत ही भारी ऊर्जा टैक्स है।
मतलब सोचिए, अगर कोई 100 रुपए कमाता है और उसे आगे वाले को देने से पहले 90 रुपए का टैक्स भरना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हिरण घास खाता है तो उस ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा उसे खुद को जिंदा रखने में खर्च करना पड़ता है। उसे दौड़ना है, सांस लेनी है, अपने शरीर का तापमान बनाए रखना है, इन सब में ऊर्जा हीट बनकर उड़ जाती है। और जो थोड़ा बहुत 10% उसकी मांसपेशियों में बचता है, बस वही शेर के हिस्से में आता है। हाँ, और यही कारण है कि खाद्य श्रृंखलाएं बहुत लंबी नहीं हो सकती। 3 या 4 लेवल के बाद ऊर्जा इतनी कम बचती है कि वो किसी और जीव को जिंदा नहीं रख सकती। अच्छा, तो इसीलिए दुनिया में शेरों की संख्या हिरणों से हमेशा कम होती है, क्योंकि उनके लिए ऊर्जा का कोटा ही कम है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तार्किक कारण है। लेकिन देखिए, प्रकृति में ऊर्जा का ये प्रवाह हमेशा एक सीधी रेखा में तो नहीं चलता ना। मतलब एक शेर सिर्फ एक ही तरह के हिरण को तो नहीं खाता होगा ना। सही पकड़ा आपने। असलियत में खाने और खाए जाने का ये खेल बहुत उलझा हुआ है और इसे ही हम खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। फूड चेन और फूड वेब, इनमें मुख्य अंतर क्या हुआ फिर? देखिए, प्रकृति में कोई भी फूड चेन अकेले काम नहीं करती। कई सारी फूड चेन्स का आपस में जुड़ा हुआ जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ना, वही खाद्य जाल है। एक जीव के पास खाने के कई विकल्प होते हैं। अच्छा, तो जितना बड़ा जाल होगा उतना ही अच्छा है। लेकिन आमतौर पर जब कोई सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें बहुत सारे पुर्जे लग जाते हैं, तो उसके खराब होने का खतरा नहीं बढ़ जाता? इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, लेकिन पारिस्थितिकी में नियम एकदम उल्टा है। यहाँ सबसे अहम नियम ये है कि जितना बड़ा और जटिल खाद्य जाल होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर यानी स्टेबल होगा। ओह, प्रकृति में जटिलता स्थिरता कैसे लाती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, जटिलता का मतलब है विकल्प, एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की तरह। मान लीजिए जाल में कोई एक जीव जैसे कि कोई खास तरह का चूहा कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो उससे खाने वाले जीव क्या भूखे मर जाएंगे? अगर सीधी फूड चेन होती तो हाँ मर जाते, लेकिन एक जटिल खाद्य जाल में चूहों को खाने वाले उल्लू के पास और भी विकल्प होते हैं। वो छोटे पक्षियों या कीड़ों को खाने लगेगा। अच्छा, तो सिस्टम टूटेगा नहीं, बस एडजस्ट कर लेगा खुद को। बिल्कुल, यही स्थिरता प्रकृति को खुद को संतुलित रखने में मदद करती है, सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करती है। लेकिन क्या प्रकृति के इस संतुलन की कोई सीमा भी होती है, या ये हमेशा ऐसे ही एडजस्ट करती रहती है? नहीं, हर चीज की एक सीमा होती है और इस सीमा को हम वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एग्जाम्स के लिए। कैरिंग कैपेसिटी जी मतलब किसी चीज को उठाने की क्षमता। हाँ, ये वो अधिकतम जनसंख्या है जिसे कोई भी इकोसिस्टम लगातार सपोर्ट कर सकता है। संसाधनों और जीवों की संख्या के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन होता है ये। तो इसे मैं एक लिफ्ट या एलिवेटर के उदाहरण से समझ सकता हूँ। लिफ्ट में वजन की एक सख्त सीमा होती है। मान लीजिए 8 लोग। बिल्कुल सही। अगर 8 की जगह 10 लोग चढ़ जाएं तो अलार्म बजने लगता है, और अगर 15 लोग चढ़ गए तो भाई केबल टूट जाएगी और लिफ्ट नीचे गिर जाएगी। और प्रकृति में भी ऐसा ही अलार्म बजता है। जब किसी प्रजाति की जनसंख्या वहन क्षमता को पार कर जाती है, तब खाना कम पड़ने लगता है, बीमारियां फैलने लगती हैं और अंत में पूरा तंत्र ही ढहने लगता है। ये तो बहुत ही डरावना है। और यहीं से शुरू होती है मानवीय हस्तक्षेप की कहानी, जो हमने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के जरिए किया है। हाँ यार, अगर इस नाजुक संतुलन को किसी ने सबसे ज्यादा चुनौती दी है तो वो हम इंसान ही तो हैं। बिल्कुल, बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध शहरीकरण, इन सब के कारण हम बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर रहे हैं। मतलब जिसे हम अक्सर विकास या डेवलपमेंट कहते हैं, क्या वो असल में हमारी अपनी ही कैरिंग कैपेसिटी को खत्म करने की एक बहुत ही तेज प्रक्रिया नहीं है? दुर्भाग्य से हाँ। हम हवा, पानी और मिट्टी में जो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो सीधे तौर पर प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लगातार उत्सर्जन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम सिर्फ जैविक घटकों को ही नहीं, बल्कि स्टेज की लाइटिंग यानी अजैविक घटकों को भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, मानवीय प्रदूषण जैविक और अजैविक दोनों घटकों को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे हमारा पूरा का पूरा खाद्य जाल ही खतरे में पड़ गया है। तो क्या इसका कोई उपाय है? मतलब अगर इंसानों ने इस सिस्टम को बिगाड़ा है तो इसे ठीक करने के तरीके भी तो हमारे पास होंगे ना? हाँ, समाधान पूरी तरह से संरक्षण यानी कंजर्वेशन में छिपा है और इसका सबसे बड़ा उपाय है सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सुनने में तो एक बहुत ही भारी भरकम किताबी शब्द लगता है।
लेकिन असल जिंदगी में इसे कैसे लागू किया जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें प्रगति तो करनी है, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखकर हमें आज के संसाधनों को इस तरह से खर्च नहीं करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का बैंक अकाउंट भी पूरी तरह खाली हो जाए। अच्छा, मतलब जितना खर्च करो उतना वापस भी जमा करो। बिल्कुल। इसके अलावा वृक्षारोपण यानी एफॉरेस्टेशन, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही समझदारी से उपयोग करना, वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रदूषण में कमी लाना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि डायमंड एकेडमी 245 का एक उसूल है कि क्लास के एंड में क्विक रिवीजन होना ही चाहिए। बिल्कुल, तैयार हूं मैं, पूछिए। तो सबसे पहला, इकोलॉजी किन दो शब्दों से बना है? इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक घटक। और ऊर्जा प्रवाह का वो मशहूर नियम कौन सा है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है? लिंडमैन का 10% नियम। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में बहती है और हर लेवल पर 90% ऊर्जा खो जाती है। और आखिरी सवाल, प्रकृति की उस मैक्सिमम लिमिट को क्या कहते हैं जिसे वो सपोर्ट कर सकती है? उसे कहते हैं वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकृति जीवन का एक जाल है, एक वेब ऑफ लाइफ है, जहां सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये भी कि मानव जाति का पूरा अस्तित्व पूरी तरह से इसी पारिस्थितिक संतुलन पर ही टिका हुआ है। हम इससे अलग नहीं है। बिल्कुल। और अंत में मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने पढ़ा कि हमारी ये दुनिया एक तैरते हुए 3D द्वीप की तरह है, और ये द्वीप एक अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है, जहां से हमारे पास जाने के लिए और कोई दूसरी जगह नहीं है। कोई प्लान बी या प्लैनेट बी नहीं है हमारे पास। सही कहा। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम इस जहाज के एक जिम्मेदार नाविक की तरह काम कर रहे हैं, या फिर हम अनजाने में अपने ही इकलौते जहाज में छेद कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर आपको आज की ये क्लास, ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनके भी फंडे क्लियर हो सकें। और हाँ, डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन एजुकेशनल चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।